तो दोस्तों यूपीआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट हर एक ट्रांजैक्शंस पर पैनी नजर रखते हैं और कब आपको नोटिस भेजा जा सकता है। अभी फिलहाल रिसेंट के अंदर आपकी आईटीआर का सीजन खत्म हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर तो आपने भर दी है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आईटीआर के टैक्स के रूल में काफी ड्रास्टिकली चेंज आया है। आपने सुना भी होगा 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है। तो इससे क्या क्या चीजें प्रभावित होती है, उन सभी के बारे में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई ये मोस्ट यूज्ड पेमेंट मेथड है दोस्तों। आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड, भीम पे, अमेजोन पे बहुत तरह की ऐप आती है। बारकोड है, यूपीआई है, मोबाइल नंबर है, उनसे आप ये पेमेंट कर सकते हैं। क्या क्या चीजें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। यूपीआई से पहले हम कैश की बात जरूर करेंगे, हर बार करते हैं दोस्तों। उसके बाद यूपीआई की लिमिट इनकम टैक्स नोटिस के लिए, यूपीआई की लिमिट जीएसटी नोटिस के लिए, आईटीआर फाइलिंग, कब यूपीआई ट्रांजेक्शन करने पर आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, टैक्स की पेमेंट कब और कैसे करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट दोस्तों, एफडी पर कब नोटिस आ सकता है, क्रेडिट कार्ड पर कब आ सकता है, और कुछ सजेशंस भी आपको देंगे, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आप दोस्तों ये मान के चलें, जब आपने जहां पर भी अपना पैन नंबर दे दिया तो इसका ये मतलब है कि सारा का सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। जब आपने उस एंटिटी को, मान लीजिए आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया और वहां पे आपने अपना पैन नंबर दे दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक ट्रांजेक्शन को खुद से जाकर के चेक नहीं कर सकता है। तो उसने रिपोर्टिंग एंटिटी की ड्यूटी लगा दी है कि जो भी आपसे लेन देन करेगा उसकी सूचना हमें देंगे, और ये फाइनेंशियल ईयर वाइज जाएगी। मान लीजिए 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर एक सर्टेन लिमिट से आप ट्रांजेक्शन क्रॉस करते हैं और एक पैन कार्ड के अंदर, तो पैन 2.0 अभी नया पैन भी आपको पता है आया था, उसके अंदर भी काफी सारी ट्रांसपेरेंसी आई है। अगर आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो वो सूचना उस बैंक को या उस यूपीआई कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। तो ये क्या लिमिट है, उन्हीं के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, कैश हमारी इकोनॉमी का आधार है। कैश के बिना कोई भी चीज नहीं चलती है, चाहे 8 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो। अगर एक बैंक अकाउंट के अंदर, वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, कैश जमा करा देते हो दोस्तों, और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा का, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये रिपोर्टेबल हो जाएगी। उस बैंक की ये जिम्मेदारी लग गई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सूचना दे कि आप, इस व्यक्ति ने हमारे पास इतना रुपए नगद जमा कराया है। और वहीं पर सिर्फ जमा करवाने की नहीं, अगर आप नगद निकाल भी लेते हो 10 लाख से ज्यादा का, तो ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चले जाने वाली है। बात करते हैं करंट अकाउंट की। एक बिजनेसमैन हो, करंट अकाउंट में अगर आपने 50 लाख से ज्यादा का नगद जमा करा दिया या 50 लाख से ज्यादा का नगद निकाल लिया, यह सूचना भी उस बैंक वाले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ेगी। अब यूपीआई की लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यूपीआई आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। आजकल तो नावी आ गया, सुपर मनी आ गया, जहां पर भी आपको कैशबैक मिलता है वहीं पर आप स्विच हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप यूपीआई की ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो आज की तारीख में भी दोस्तों इस यूपीआई कंपनी को, फोन पे वालों को कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगाई है कि आप इस ट्रांजैक्शंस को, इनकम टैक्स को बताओ। लेकिन बात करेंगे ट्रांजैक्शंस हैं वो यूपीआई ऐप के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है, लेकिन पैन 2.0 आ चुका है। जब भी आप यूपीआई के अंदर अपनी आईडी बनाते हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको केवाईसी करनी पड़ती है, और केवाईसी के लिए आपको अपना पैन नंबर देना पड़ता है। दोस्तों जितना भी यूपीआई के अंदर ट्रांजैक्शंस हुआ है वो सारा का सारा बैंक के माध्यम से होता है, और बैंक वालों को एक मेल डालनी है या यूपीआई वालों को एक मेल डालनी है इनकम टैक्स वालों ने कि इस व्यक्ति की एक लिमिट से क्रॉस किसी व्यक्ति की यूपीआई की क्रेडिट अमाउंट आई है, तो उसकी सूचना हमें दें। तो हम दोस्तों उस टाइम क्या करेंगे। हालांकि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का नोटिस दोस्तों एक दुकानदार को आ गया था, लेकिन ये जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा आया था। यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया था, इशूड किया गया है इस सेक्शन के माध्यम से जो सीजीएसटी एक्ट था, और यहाँ पे लिखा है, उस व्यक्ति का नाम प्रॉपर लिखा है, वेयर बेस्ड द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम रोजर पे, फोन पे। दोस्तों फोन पे आ गया तो ये यूपीआई है, और ये रिपोर्ट रिसीव हुई है इन्हें, यू हैव रिसीव्ड यूपीआई पेमेंट फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर। ये देखिए दोस्तों, अब तो आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में चल रहे हैं, लेकिन ये कभी भी कोई भी पिछला साल आपका खोल सकते हैं, 21-22, 22-23 और 23-24 में ये बोलते हैं 40 लाख से ज्यादा की आपने पेमेंट रिसीव की है। तो दोस्तों ये 40 लाख वाली लिमिट भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सिर्फ जीएसटी के लिए लिमिट बताई है, और उसको शो कोज नोटिस बोला है। उसको बोला है कि आपके स्टेटरी प्रोविजन थे, रजिस्ट्रेशन थे, वो आपने क्यों नहीं लिया है। ये दोस्तों वाकया है
तमिलनाडु जीएसटी डिपार्टमेंट का। तो तमिलनाडु वाले कर सकते हैं, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास, डिपार्टमेंट के पास इतनी ड्रास्टिकली पावर होती है दोस्तों, एक क्लिक पर आपका सारा का सारा डाटा सारी की सारी यूपीआई कंपनी से मंगवा सकते हैं। नो नोटिस सर्व डायरेक्टली बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश का, एफडी का, क्रेडिट कार्ड का ये नोटिस तो आपको देता है, लेकिन रिसेंटली कर्नाटका जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये नोटिस भेजा था दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। बेंगलुरु डिपार्टमेंट ने दोस्तों यहाँ पे 13,000 छोटे दुकानदारों को, स्मॉल वेंडर्स को, आपने सुना भी होगा, खबर आई थी कि इन्होंने अब यूपीआई लेना ही बंद कर दिया है, क्योंकि जब आपकी सूचना चली जाएगी, बिना बात से आपको परेशान किया जाएगा, तो आप लोग यूपीआई से लेन देन कम कर सकते हैं। तो जनरल ट्रांजैक्शंस आपने की है दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया था, वो लोन आपने वापस ले लिया, आपको कोई गिफ्ट मिला है, कोई भी रिम्बर्समेंट है, आपने किसी के ब्याह पे खर्चा किया था और वो खर्चा आपका वापस आया, तो यूपीआई के आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करें, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम आपको दोस्तों हर बार बताते हैं, जितने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड आप अपने पास में रखेंगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया होने वाला है। अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करेंगे। अब यूपीआई की लिमिट दोस्तों दो तरह से कर सकते हैं, एक तो बिजनेसमैन यूज करता है और एक नॉन बिजनेसमैन करता है। अगर आप एक दुकानदार हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप अपना करंट अकाउंट यूज करें दोस्तों यूपीआई लेनदेन के लिए, मान लीजिए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, इस तरह की पेमेंट्स आपके अकाउंट में आती है और आप ये सेविंग बैंक अकाउंट में लेते हैं, तो हमने बहुत तरह के ऐसे प्रैक्टिकल केस देखे हैं दोस्तों। सेविंग अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। आपसे पूछेंगे कि एक एक एंट्री का हिसाब दो, तब आप क्या हिसाब देंगे उनको? तो सम टाइम बैंक वाले फ्रीज कर देते हैं, डेबिट होल्ड कर देते हैं। तो आप जब भी यूपीआई का ट्रांजैक्शन करें, आजकल तो करंट अकाउंट एमएसएमई से खुल जाता है, इंडिविजुअल करंट अकाउंट आप अपने पर्सनल नाम से भी खुलवा सकते हैं। तो बिजनेसमैन की क्या लिमिट है? अगर एक शॉपकीपर या बिजनेसमैन है और वो करंट अकाउंट यूज करता है, यूपीआई लेता है एंड आईटीआर फाइलिंग करता है साल खत्म होने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आईटीआर क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न होती है। सरकार को चल के बताना पड़ता है कि मेरी इतनी सेल हुई है और मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। और आप सब लोगों के लिए तो आईटीआर 4 का एक बड़ा ही सुंदर सा, इजी सा, आसान सा फॉर्म बना रखा है। सेल डालो और कम से कम कैश सेल की 8%, ऑनलाइन सेल की 6%, कम से कम नेट प्रॉफिट दिखाओ और आपका झंझट खत्म। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट आपको नहीं बनाने हैं। तो आप इस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में दोस्तों सारी की सारी क्रेडिट पेमेंट आपकी यूपीआई से आती है। आईटीआर 4 में आप अपना 6% दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपके साल के अंदर आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए है, सरकार कहती है कम से कम इसका 6% दिखाओ, तो 2,40,000 बनता है, या जितना भी एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है। अगर आप इतना भी कर देते हैं दोस्तों, तो आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स में तो कम से कम जस्टिफाई हो जाने वाली है। और जीएसटी की लिमिट तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो यूपीआई की अगर एक शॉपकीपर, बिजनेसमैन सेल करता है 40 लाख से ज्यादा की, या सर्विस देता है, जैसे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, क्योंकि कईयों को जीएसटी नहीं लगता है, डॉक्टर वगैरह को, तो सेल और सर्विस मिलाकर के 40 लाख से ज्यादा आती है, तब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अब मैंने क्या बताया आपको, अगर आप माल बेचते हो 40 लाख रुपए तक का, जो नोटिस आया था वो भी 40 लाख से ज्यादा का आया था, वो आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए 40,11,000 का आया था। तो 40 लाख से ज्यादा की अगर आप सेल करते हो, या 20 लाख से ज्यादा की आप सर्विस करते हो, या दोनों मिलाकर के भी 20 लाख से ज्यादा करते हो, तो दोस्तों यहां पे आपकी जो 20 लाख से ज्यादा की जीएसटी आपको नंबर लेना पड़ जाएगा और आपको सारी की सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। तो जितनी भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, आप अपना माल बेच रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आपने लोन लिया या आपने लोन वापस लिया, आपने गिफ्ट लिया, कोई प्रॉपर्टी बेची, कोई भी है दोस्तों, हर एक चीज का प्रूफ अगर आप रखते हैं, अगर आप उसका सोर्स रखते हैं, अगर आप उसका जस्टिफिकेशन रखते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न कब भरनी जरूरी है? अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये 4 लाख रुपए है। हालांकि टैक्स तो आपको 12 लाख रुपए तक नहीं देना है, लेकिन आईटीआर भरनी जरूरी है। चाहे आपकी इनकम 2 लाख या 3 लाख है, तो भी आप आईटीआर जरूर भरें, ताकि आपको दोस्तों जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक जस्टिफाई हो जाए। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सर मैं तो ऐसा दुकानदार हूं, मेरे पास कोई आता है 10,000 रुपए ले लो भैया और आप मेरे को 9900 रुपए मेरे अकाउंट में दे दो। कोई बोलता है सर अकाउंट में ले लो और मुझे कैश दे दो। तो पेमेंट आपने किसी और के बिहाफ पे की और ये रिपीटेड मोड पर चलता है, जैसे कि सीएससी सेंटर वाले, ई मित्र वाले होते हैं, तो आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मिस्टर ए मेरे पास आया था, इसने मुझे 10,000 रुपए नगद
नगद दिए, मैंने इसको 9,980 रुपए वापस दे दिए या अकाउंट में दे दिए, उसका मोबाइल नंबर ये है। इस ट्रांजेक्शन को आप एक रजिस्टर के तौर पर या आप अपने दोस्तों एक्सेल के अंदर मेंटेन करें और जो भी इनकम इन्होंने कमाई है उसको दिखाएं, प्रॉपर ITR भरें, जितना टैक्स बनता है वो दें। ये ट्रांजेक्शंस करने के लिए आपको किसने ऑथराइज किया है, क्या लाइसेंस है, क्या सर्टिफिकेट है, उसका भी ध्यान दें। करंट अकाउंट दोस्तों, GST लेना जरूरी नहीं है करंट अकाउंट के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शंस करते हैं तो करंट अकाउंट आप MSME, संस्था आधार नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, शॉप एक्ट, लेबर लाइसेंस, PF, ESI, कोई भी लाइसेंस सर्टिफिकेट आपके पास है उसके आधार पर खुलवा सकते हैं। नहीं तो आप अपने इंडिविजुअल नाम से भी करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं ताकि आपके सेविंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शंस ना हो। मैक्सिमम कितने अकाउंट आप मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं दोस्तों? RBI में, इनकम टैक्स में, GST में, FEMA में, ED में कहीं पर भी मैक्सिमम अकाउंट को डिफाइन नहीं किया है। आप चाहे जितने बैंक हैं सभी में, पब्लिक में, प्राइवेट में, स्मॉल फाइनेंस में, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाएं, लेकिन हर बैंक आपका चार्ज काटता है मिनिमम बैलेंस का, ATM चार्जेस का। तो आप कम से कम अकाउंट रखें जो आपको अच्छी सर्विस दे रहा है। एक गवर्नमेंट बैंक रख लें, एक प्राइवेट बैंक रख लें, एक ऑनलाइन रख लें, एक ऑफलाइन रख लें, ताकि आपको इन फ्यूचर में दिक्कत ना आए। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट अगर आप रखते हो तो दोस्तों डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। एक बैंक का सर्वर डाउन है तो दूसरा यूज कर लें। बहुत सारे बैंक टाइम टाइम पर अलग अलग ऑफर रहते हैं। एक बैंक का आपका अकाउंट हैक हो गया, फ्रॉड हो गया तो दूसरा तो सेफ रहेगा। तो कुछ बेनिफिट भी आपको हैं। DICGC दोस्तों, अगर आपका एक बैंक डूब जाता है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, दो और एक से ज्यादा है तो उस पर भी 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। कुछ नुकसान भी है दोस्तों, हर बैंक अपने चार्ज काटेगा, मिनिमम बैलेंस का, ATM का, SMS का, कैश हैंडलिंग का। हर एक अकाउंट को मेंटेन करना, आपको खुद को ही नहीं पता होता कि मेरा कौन सा पैसा कहां पर आया है। और ITR के समय भी सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको रखने पड़ेंगे। FD दोस्तों सबसे बढ़िया, सेफ और प्रचलित इन्वेस्टमेंट का टूल है। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। 50,000 से ज्यादा की अगर आप कमाई कर लेते हो इंटरेस्ट की तो ये ऑनलाइन शो कर जाएगी। 1 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन के लिए है तो 10% का TDS भी कटेगा। और दोस्तों आप इंटरेस्ट को तो शो करना ही पड़ेगा आपको अपनी ITR में। हालांकि टैक्स आपका 12 लाख रुपए तक नहीं है। मान लीजिए दोस्तों आपने 10 लाख रुपए की FD कराई और आपको 70,000 रुपए का ब्याज मिला, तो ये ब्याज तो आपको ITR में दिखाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका TDS कट सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा की FD या 2 लाख से ज्यादा की FD अगर आप कैश में करवाते हो तो दोस्तों ये सूचना इनकम टैक्स को फिर से चली जाएगी। क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 10 लाख से ज्यादा का एक साल में, एक कार्ड का एक साल में भरते हो या नगद में 1 लाख से ज्यादा का भरते हो तो ये भी सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। अब दोस्तों ITR का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। सारी की सारी ट्रांजेक्शंस अगर लिमिट से क्रॉस करती है तो इनकम टैक्स वालों को तो AIS, TIS और 26S में पता लग जाएगा। और आपने प्रॉपर अपनी ITR भर दी, आपने सोर्स आपके पास में है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई नोटिस नहीं आएगा। अगर सारे के सारे ट्रांजेक्शंस आपने किए और ITR ही नहीं भरी तो दोस्तों 101% आपको नोटिस आएगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलता हूं। अगर आपने ITR भरी और अच्छे से नहीं भरी तो सेक्शन 143(2) का, ITR नहीं भरी तो सेक्शन 148 का, सेक्शन 133(6) के अंदर, सेक्शन 131 में बहुत तरह की सूचनाएं आपसे दोस्तों मांगी जा सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सेक्शन 148, अगर आपके ट्रांजेक्शंस 50 लाख से कम है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक, ट्रांजेक्शंस 50 लाख से ज्यादा है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक आपको नोटिस भेज के पूछा जा सकता है आपने ITR क्यों नहीं भरी, ये ट्रांजेक्शंस किया था, पैसा कहां से आया था। डिपार्टमेंट आपको चांस देगा ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, आपको ITR भरवाएगा और सारे के सारे ट्रांजैक्शन जस्टिफाई हो जाते हैं, आपने कोई टैक्स की चोरी नहीं करी तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बता पाते हो कि ये 20 लाख की, 12 लाख की FD कहां से कराई, तो सारी की सारी अमाउंट को आपकी इनकम मान करके हैवी टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर आपने ITR भरी थी लेकिन अच्छे से नहीं भरी, आपने नील की भर दी, सारा का सारा रिफंड ले लिया, AIS TIS से डेटा मैच नहीं हुआ, तो दोस्तों जिस साल में आपने असेसमेंट ईयर, मान लीजिए आपकी 25-26 की ITR थी, तो इसका नोटिस आपको 30/6/26 तक आ सकता है। तो इसका भी ध्यान दें दोस्तों। जो भी ट्रांजैक्शंस करें, मैं तो हर बार आपको बताता हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर तो लिमिटेड हैं, लेकिन आजकल AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी का, डिजिटल जमाना है, फेसलेस असेसमेंट है, कोई ऑफिसर नहीं आपके सामने होगा, ऑनलाइन नोटिस आएगा, ऑनलाइन जवाब देना होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको समझाना। तो आप अपने रिकॉर्ड्स वगैरह रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी ट्रांजेक्शंस करते हैं, पैसा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, उस पर क्या कमाई हो रही है, उसको ITR में दिखाते हैं। बिना मतलब के लेन देन दोस्तों बंद कर दें। साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें, प्रॉपर ITR भरें, करंट अकाउंट यूज करें। जो अननेसेसरी ज्यादा लेन देन करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है, तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड या प्रूफ जरूर रखें। और CA सुमित शर्मा को फॉलो भी करते जाएं दोस्तों, क्योंकि बड़े ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो प्लीज डाउट आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें दोस्तों जो UPI का अननेसेसरी धड़ाधड़ यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।